जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी इधर कांग्रेस को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में 25-25 दलों की बैठकें बुला रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सरकार को चुनौती दी जा रही है। लेकिन असल में धरातल पर क्या हो रहा है, ये तो इनका अपना बुना ताना बाना है जो मीडिया में दिखता है, संख्या गिना दी जाती है। लेकिन असलियत क्या है संसद के अंदर, जहां पर संख्या मायने रखती है, जहां पर बहुमत मायने रखता है, जहां आपको जनता चुनकर भेजती है। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इंडी गठबंधन का ग्राफ गिरता जा रहा है और बीजेपी का ग्राफ, एनडीए का ग्राफ, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और टीएमसी प्रकरण, डीएमके प्रकरण, शिवसेना प्रकरण, इस सब के बाद पीएम मोदी के समर्थकों के आंकड़े में संसद के अंदर जबरदस्त बदलाव होना है। ये एक बड़ा शिफ्ट है, जहां एक पार्टी जो 240 सीटें लाई थी, जो बहुमत पर भी नहीं पहुंची है, आज वो पार्टी बहुमत पर पहुंच रही है, 272 के आंकड़ों तक पहुंच सकती है संसद के अंदर। ये क्या चल रहा है, कैसे ये बदलाव हुआ है, आप इसे संख्या के माध्यम से और कौन सीधे सीधे एनडीए में है, कौन सपोर्ट कर रहा है, इसके माध्यम से आप समझिए। बीजेपी के पास 240 सीटें हैं जो जीती थी, और इनके गठबंधन के पास 293 सीटें हैं, यानी कि एनडीए के पास 293 सीटें हैं। लेकिन अब जब से टीएमसी के 20 सपोर्टर आए हैं, जो 20 सांसदों ने लोकसभा में समर्थन देने की बात कही और स्पीकर को चिट्ठी भेजी है, आप इन 20 को अगर जोड़ देते हैं तो बीजेपी के पास 260 हो जाते हैं और यहां से एनडीए के अंदर हो जाते हैं 313। अब फिलहाल बीजेपी की एक बात करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, फिर एनडीए की बात करेंगे। बीजेपी के पास 272 का आंकड़ा नहीं है। उसे किसकी जरूरत पड़ती है? टीडीपी की, नीतीश कुमार की, एकनाथ शिंदे की, इन सब की जरूरत पड़ती है ताकि वो 272 का आंकड़ा छू सके, यानी या उससे ज्यादा कर सके। अब यहाँ पर अगर बीजेपी को ये 20 मिल जाते हैं, ये जो 20 है ये एनडीए में एनडीए को समर्थन करेंगे, लेकिन आप किस में जाओगे? कल को आपको कोई पार्टी तो चाहिए, तो वहां आप बीजेपी की तरफ आएंगे, क्योंकि जो लोग, अगर आपको ऐसे ही समर्थन करना था टीएमसी में रहते हुए, तो आपको स्पीकर को लेटर भेजने की जरूरत नहीं थी। आप एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हो तो एनडीए में बीजेपी का हिस्सा बनोगे, और अगर ये जुड़ते हैं तो 260 हो जाते हैं। यहां से शिवसेना, यूबीटी, उसके सांसदों की बड़ी चर्चा चल रही है कि 7 सांसद छोड़ सकते हैं। इसमें मुंबई के इनके 2 सांसद हैं, उनकी चर्चा नहीं है, अरविंद सावंत, अनिल देसाई। बाकियों की चर्चा है कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। 7 जुड़ गए तो हो गए कितने? 267। अब आपको क्या चाहिए? मात्र 5 चाहिए। शरद पवार के पास 8 सांसद हैं और उनके सांसद भी बड़े बेचैन हैं, और बेचैनी तब से और बढ़ गई है जब से दबाव डाला जा रहा है कि कांग्रेस में विलय कर लो, कांग्रेस में विलय कर लो। टीएमसी से तो बात चल ही रही है। संजय राउत जैसे नेता, जिन्हें उद्धव ठाकरे के लिए तो वो लॉबिंग करते नहीं है, लेकिन शरद पवार कांग्रेस के लिए लॉबिंग करते हैं, तो दबाव बन रहा है, वो भी बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस का हिस्सा बन जाना चाहिए। लेकिन शरद पवार की पार्टी के जो सांसद विधायक हैं, वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो सत्ता का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो महायुति बीजेपी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये तो मर्जर इन्होंने रोक दिया, वरना हो चुका होता। अजीत पवार होते तो मर्जर हो चुका होता, सारी चीजें तैयार हो गई थी। अब रोहित पवार, सुप्रिया सुले, इनकी महत्वाकांक्षा जाग गई है। तो अगर ये बात उठेगी कि भाई कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो सांसद तो वैसे भी नहीं टिकने वाले हैं। और ये छोड़ दीजिए, वो भी मर्जर का इंतजार करते करते थक चुके हैं। एक समय बाद अगर शरद पवार ने फैसला नहीं लिया तो वैसे भी वो छोड़ देंगे। सुप्रिया सुले वहीं रहेंगी। 7 अगर आ जाते हैं, 7 छोड़िए, इसमें से अगर 6 भी आ जाते हैं तो बीजेपी 272 का आंकड़ा छू लेगी। अगर शरद पवार के नहीं भी आते हैं तो भी अभी 3 राज्यों में उपचुनाव है, एक बंगाल में ही है, एक असम में है और एक और जगह है। बीजेपी को यहां से सीटें मिलती हैं तो वो 270 का आंकड़ा छू सकती है। बाकी 2-3 तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। टीएमसी में तो 28 सांसद है, जरूरी नहीं कि 20 आए, 25 भी आ सकते हैं। कल्याण बनर्जी जैसे पाला बदलने को तैयार बैठे हुए हैं, तो फिर किसी और का आप क्या कहेंगे कि अगर अभिषेक बनर्जी रह जाएंगे और एक महुआ मोइत्रा रह जाएंगे, क्योंकि महुआ मोइत्रा को बीजेपी लेने वाली नहीं है, तो बाकी तो कोई भी इस तरफ आ सकता है। तो ऐसे में अब बीजेपी का आंकड़ा आराम से 272 पहुंच सकता है। अब जैसे ही 272 पहुंचेगा तो गठबंधन सहयोगियों के ऊपर निर्भरता खत्म हो जाएगी और बीजेपी, पीएम मोदी अपने आप में पूरी तरह
पर्याप्त अपने आप में सरकार चला पाएंगे, बहुमत की सरकार। ये परिवर्तन ये इस साल परिवर्तन ये देखने को मिल सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अब एनडीए के स्तर पर देखते हैं। एनडीए के स्तर पर आंकड़ा बढ़ने की बात अगर हम करें तो इसमें मायने रखता है ये आंकड़ा बढ़ना, इसलिए क्योंकि सरकार परिसीमन बिल लाने वाली है। परिसीमन बिल जिसमें कि महिला आरक्षण बिल भी है, और परिसीमन में 50% सीटें बढ़ाकर जो बीजेपी है, अब ये फॉर्मूला इन्होंने बनाया है एनडीए सरकार ने कि सभी राज्यों की जितनी सीटें हैं उससे 50% सीटें बढ़ा दी जाएंगी और उसके हिसाब से कुल 850 सीटें हो जाएंगी, जिसमें महिला आरक्षण भी आ जाएगा। अब जैसे अगर यूपी में 80 सीटें हैं तो 40 सीटें बढ़कर 120 हो जाएंगी। अगर तमिलनाडु की बात करें तो 39 सीटें हैं, अब इनकी 19-20 सीटें बढ़ेंगी तो मिलाकर 48-49 हो जाएंगी। ये फॉर्मूला पहले भी दिया था, अब भी दिया था। पहले ये विपक्ष एकजुट हो गया था और बीजेपी को इनकी हकीकत भी लोगों के सामने रखनी थी, इसीलिए कोई सेंधमारी की कोशिश भी नहीं की गई। लेकिन ये पास तो कराना ही है, महिला आरक्षण भी देना है और परिसीमन तो करना ही है। अब कांग्रेस को इससे समस्या है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है उत्तरी भारत में काफी सीटें बढ़ जाएंगी, जो अभी भी ज्यादा है, और दक्षिणी भारत में भी ज्यादा है। मतलब अंतर अभी भी वही है, आगे भी वही होगा, और परिसीमन तो होना ही है। जनसंख्या के हिसाब से करेंगे तो दक्षिणी भारत के राज्यों को और ज्यादा नुकसान होगा, और ये आंकड़ा तो खुद अमित शाह बता चुके हैं। लेकिन कांग्रेस का डर ये है कि वो उत्तरी भारत में गायब है, उसके पास दक्षिणी भारत में थोड़ी बहुत जगह है, उसे लगता है उस आधार पर तुम कभी नहीं जीत सकते हैं, तो इसलिए वो इसका विरोध कर रही है। लेकिन अब बीजेपी ने इसका आंकड़ा जुटाने की तैयारी कर ली है। 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत आपका बनता है 360, क्योंकि इस वक्त संसद में 540 सीटें हैं, लोकसभा के अंदर 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो 360 का आंकड़ा बनता है। अब बीजेपी इसके करीब कैसे पहुंच सकती है? बीजेपी ने वैसे तो 393 है, जो मैंने आपको आंकड़ा बताया उसमें 20 जुड़ेंगे तो 313 आगे, फिर अगर शिवसेना जुड़ती है या जो शरद पवार की पार्टी के जुड़ते हैं तो उस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने परिसीमन में 298 सीटें हासिल की थी, यानी कि 293 अपने थे, 6 और विपक्ष के आ गए थे। अब इसमें 298 में अगर हम आंकड़ा जोड़े, 20 तृणमूल कांग्रेस के, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के इधर वोट नहीं पड़े थे, पूरे वोट उसी तरफ पड़े थे, तो तृणमूल कांग्रेस के जुड़ जाते हैं तो बन जाता है 318। यहां से अगर शिवसेना के जुड़ जाते हैं 7 तो आंकड़ा इनका बन जाता है 325। अब अगर शरद पवार के जुड़ जाते हैं तो आंकड़ा बन जाता है 332। अब डीएमके से भी बातचीत चल रही है। डीएमके से जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि डीएमके से सरकारी स्तर पर बातचीत, सरकार अपने स्तर पर बातचीत कर रही है कि आप हमें मुद्दा आधारित समर्थन कर ले, क्योंकि डीएमके जो है वो अब कांग्रेस के साथ है नहीं इंडी गठबंधन में, और इतनी समस्या इस फॉर्मूले से किसी को है नहीं। वो तो चुनाव था तो दिखाना था कि भाई भाजपा कमजोर है, वो हार गई, हम तो इंडी गठबंधन वाले मजबूत हैं, इसीलिए कांग्रेस के साथ ये लोग पीछे चल पड़े। लेकिन इस फॉर्मूले से नुकसान की बजाय फायदा ही है। अब आपको चुनना पड़ेगा, चाहे तो 50-50 वाला करें या फिर आप जो है जनसंख्या वाला करें। तो डीएमके से समर्थन मिल सकता है, इसके लिए पूरी बातचीत चल रही है। अगर ये 22 मिल जाते हैं डीएमके के तो यहाँ आंकड़ा बन जाता है 352। अब इसके अलावा जो दल है, वाईएसआरसीपी है, बीआरएस है, जो मुद्दा आधारित समर्थन करने को तैयार हैं, बीजेडी है, तो इन पार्टियां जिसके पास 4, 5, 2, 3 इस तरह के जिनके पास सांसद हैं, वो बीजेपी को 360 करने के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 8 और चाहिए। अभी तो कांग्रेसी भी कई हैं जो समर्थन करने को तैयार हैं, वो तो सेंधमारी की नहीं गई थी, तो इसीलिए अभी जो ममता बनर्जी के हैं वो भी कर सकते हैं, जो 8 बचे हुए उसमें से 4-5 इधर समर्थन कर सकते हैं। तो बीजेपी आने वाले समय में परिसीमन बिल भी पास करा सकती है, और एनडीए का आंकड़ा तो बढ़ना ही बढ़ना है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो एनडीए के आंकड़े में जहां 352 तक बीजेपी इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहुंच रही है, इसमें से अगर हम जो 6 उसने एक्स्ट्रा पाए थे वो अगर हम हटा दें तो आंकड़ा 346 पर जाकर पहुंचता है। 346 हो जाएंगे, जहां कहीं 293 है। तो एक बड़ा तो 540 सीटों में से 346 पर पहुंचना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और चुनाव के महज 2 साल के अंदर आपको इतने लोगों का सपोर्ट मिला है। देखिए ये बात ये कहते हैं कि हम बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है, हमारे सांसद ले जा रही है, हमसे जो है ये गलत तरीका अपनाया जा रहा है, लेकिन सांसदों की भी अपनी मर्जी होती है। अगर टीएमसी से समस्या है
क्या उन्हें अपना भविष्य देखने का अधिकार नहीं है? और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कांग्रेस में भी आते रहे हैं, यहाँ बीजेपी से भी जाते रहे हैं। तो ये तो अब किसी कोई अगर कंपनी बदलता है, किसी को अपना बेहतर भविष्य चाहिए, तो उसको क्या गलत माना जाता है? हाँ, अब बहुत विचारधारा की अगर आप बात करेंगे तो उसमें तो कई बार सांसद पार्टी की विचारधारा के कारण वहां चलता है, कई बार अपनी सहमति भी नहीं होती है। जैसे कि कांग्रेस के कई कामों से शशि थरूर खुश नहीं है, लेकिन आपको चुप रहना पड़ता है क्योंकि आप एक पार्टी के अंदर हैं। तो आप जैसे कंपनी के नियमों के हिसाब से चलते हैं, आप पार्टी के नियमों के हिसाब से चलते हैं। तो ये सब कई चीजें होती हैं, तो आप इसको ये नहीं कह सकते पार्टियां तोड़ दी, आप भी तोड़ रहे हैं फिर इस हिसाब से। तो अब लोकसभा में तो बीजेपी एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है। पीएम मोदी का ऐतिहासिक तौर पर जो है इस कार्यकाल में एक आंकड़ा बढ़ने वाला है। और राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में बीजेपी के पास 113 है और इनके गठबंधन के 248 है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद आने के बाद ये आंकड़ा यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन अब इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। आपको यहाँ पर 163 164 चाहिए, अगर फुल स्ट्रेंथ होती है तो आपको बहुमत के लिए चाहिए, परिसीमन बिल आपको पास कराना है। तो अब इसमें अगर टीएमसी के जुड़ जाते हैं, टीएमसी के 4 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, तो 4 जुड़ जाएंगे तो बीजेपी हो जाती है यहाँ 117 पर और एनडीए का आंकड़ा बन जाता है 152। अभी बीजेपी ने और एनडीए का अगर हम कहेंगे तो 5 सांसद अभी नए चुनकर आ चुके हैं अभी तक। अभी जो चुनाव होना है 18 जून को, उसके बाद संख्या और बढ़ सकती है। तो अगर हम इसमें देखें तो करीब 6 सांसद अगर हम माने, क्योंकि हो सकता है इसमें से भी जो बीजेपी जीतेगी तो 6-7 सांसद बनेंगे, अगर हम 6 भी माने तो 152 का आंकड़ा जो है वो 158 पर पहुंच जाता है। अब इसमें लाइक माइंडेड पार्टीज भी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वाईएसआरसीपी है, बीआरएस है, बीएसपी है, उनके भी सांसद है, तो आंकड़ा आराम से 163 पर पहुंच सकता है। अब टीएमसी के आगे देखिए अभी और कितने सांसद टूटते हैं, क्योंकि 13 है, 13 में से तो अभी 4 का इस्तीफा हुआ है। अभी तो मानसून सत्र आने में समय है, तब तक कितने टूट के इधर आते हैं, कितने एनडीए का सपोर्ट करते हैं, ये तो संख्या और बढ़ सकती है। तो परिसीमन बिल बीजेपी के लिए पास कराना इस बार बहुत आसान होने वाला है। आप इसमें 2 तरीके हैं, देखिए, या तो आप संख्या बढ़ा लें, जो कमी है वो बढ़ा लें, नहीं तो कमी इतनी छोटी है, 7-8 सांसदों की है, तो 4-5 की तो राज्यसभा में अगर स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, मान लीजिए कुछ एब्सेंट हो गए, बीमार हो गए, नहीं आ पाए, तो बहुमत का आंकड़ा घट जाएगा। आंकड़ा घट गया तो आप जीत जाएंगे। यहाँ तो अभी इंडी गठबंधन में जो बचे हुए हैं पूरी तरह से, वो तक सपोर्ट कर दे तो बड़ी बात होगी, क्योंकि ये जो बिल है वो ऐसा नहीं है कि उससे सबको समस्या है। अखिलेश यादव जैसे को तो फायदा ही है, उनके जिस राज्य में वो है वहां पर 120 सीटें हो जाएंगी, उनके लिए तो ज्यादा चांस है। हालांकि चुनाव देखते हुए वो सपोर्ट करें या नहीं, क्योंकि अब तो आगे सीधे यूपी का चुनाव है, तो उसमें थोड़ा संशय है, बैकडोर से कर भी सकते हैं, बातचीत की जाएगी। तो लाइक माइंडेड पार्टी इकट्ठी की जाएंगी और कांग्रेस में भी लाइक माइंडेड नेताओं से बात की जाएगी कि भाई इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप सपोर्ट करें। तो परिसीमन बिल इस बार आप जो अभी हार बीजेपी को देखने को मिली थी, वो हार जो है आगे मानसून सत्र में जीत में बदलती हुई दिख रही है। और सिर्फ यही बात नहीं है, सिर्फ वोटिंग की बात नहीं है, एक परमानेंट आंकड़ा होता है, वो परमानेंट आंकड़ा भी बढ़ रहा है और आने वाले समय में बीजेपी बहुमत के 272 के आंकड़े को छू सकती है। और राहुल गांधी वो भले ही 25 संख्या दिखा ले, 26 संख्या दिखा ले, लेकिन संसद के अंदर उनका गठबंधन कमजोर हो चुका है, उनकी पार्टी कमजोर हो चुकी है। और अब आप समझ लीजिए 2/3 बहुमत जैसे बिलों में भी उनके लिए बीजेपी को, एनडीए को रोक पाना मुश्किल होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।